हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। आज अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये चैप्टर आखिर में कितना वेटेज रखता है नीट और जेईई जैसे एग्जाम के लिए। अगर बात करें बेटा नीट के लिए, तो लगभग लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पर ईयर इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। यही ट्रेंड जेईई में चलता है। और पीरियोडिक टेबल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन भी बोला जाता है। अगर आपकी पीरियोडिक टेबल मजबूत है, स्ट्रांग है, तो आपको इनऑर्गेनिक में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इनफैक्ट बेटा केमिस्ट्री के अंदर ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जहां पे पीरियोडिक टेबल का यूज ना हो। तो इसलिए ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है और अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलना है। अपन इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा उनकी तरफ देख लेते हैं। सबसे पहले अपन इसमें देखेंगे हिस्टोरिकल पोर्शन। जितनी भी हिस्ट्री से रिलेटेड पोर्शन है, ये बहुत से साइंटिस्ट टाइम टू टाइम आए और उन्होंने नई नई पीरियोडिक टेबल्स के बारे में बताया कि इस तरीके से भी पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया जा सकता है। फिर अपन देखेंगे बेटा इसके में सेकंड थिंग, मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अपन। फिर उसके बाद अपन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को पढ़ने वाले हैं। फिर अपन इसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेटा? जैसे एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इस तरीके की प्रॉपर्टीज को अपन एलिमेंट्स के बीच में कंपेयर भी करेंगे और अपन देखेंगे कि किस तरीके से ये फॉलो करती हैं, है ना। सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री वाले पोर्शन को, जहां पे अब सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं लेवोजियर क्लासिफिकेशन। इन साइंटिस्ट ने सारे एलिमेंट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक तरफ मेटल और एक तरफ नॉन मेटल। इन्होंने क्या किया कि जितने भी एलिमेंट्स इनके टाइम पे डिस्कवर हो चुके थे, इन्होंने उन सारे एलिमेंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक मेटल और एक नॉन मेटल। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जैसे कि मेटलॉइड्स, जो कि मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसलिए ये जो क्लासिफिकेशन है वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया और इसके ड्रॉबैक्स आने स्टार्ट हो गए, है ना। अच्छा, इस क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करने से पहले पीरियोडिक टेबल को आखिरकार पढ़ते क्यों बेटा, ये जानना भी जरूरी है। जैसे आप लाइब्रेरी के अंदर गए, आपको सिस्टमेटिकली कैबिन्स बने हुए होते हैं कि अगर आपको इससे रिलेटेड बुक इश्यू करवानी है तो इस वाले कैबिन में रखी हुई हैं, या फिर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड या पॉलिटी से या ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो सारे चैम्बर अच्छी तरीके से क्लासिफाई किए गए हैं और वहां पे किसी भी बुक को ढूंढने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। अपन जिसकी बुक चाहिए अपन उस चैम्बर के पास जाके अपन बुक इश्यू करवा लेते हैं। इसी तरीके से बेटा बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अगर आज की डेट में बात की जाए तो 119 एलिमेंट डिस्कवर किए जा चुके हैं और उनको एक एक से पढ़ना या उनकी एक एक से प्रॉपर्टीज को जानना आज की डेट में संभव नहीं है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको अपन कोशिश करेंगे कि एक ही ग्रुप में रखा जाए, है ना। तो एक सिस्टमिक स्टडी के लिए अपन पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं। जो एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको अपन एक कैटेगरी में डालने की कोशिश करेंगे। उसमें सबसे पहला अटेम्प्ट जो लिया था वो लिया था लेवोजियर सर ने, है ना। इन्होंने क्या बोला कि जितने भी एलिमेंट हैं वो या तो मेटल हैं या फिर नॉन मेटल हैं। लेकिन जैसे ही मेटलॉइड्स के बारे में पता पड़ा तो ये जो क्लासिफिकेशन था वो गलत साबित हो गया, क्योंकि मेटलॉइड्स आपके मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं और नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं, ना। तो थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं ना बेटा, नोट्स अच्छे से बनाना प्रॉपर। अकॉर्डिंग टू हिम
ऑल एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड इनटू मेटल एंड नॉन मेटल। लेकिन इसके ड्रॉबैक क्या थे बेटा कि मेटलॉइड्स जैसे ही डिस्कवर हुए इसमें जो ड्रॉबैक्स आना स्टार्ट हो गए, क्योंकि मेटलॉइड्स दोनों ही तरीके की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल की तरह भी और नॉन मेटल की तरह भी। तो अपन इसका ड्रॉबैक लिख लेते हैं। नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल एलिमेंट्स लाइक मेटलॉइड्स। अगर नहीं पता है आपको कि मेटलॉइड्स क्या होते हैं तो आप इसके बारे में भी थोड़ा सा लिख लीजिए। मेटलॉइड्स बिहेव लाइक मेटल एंड नॉन मेटल बोथ। क्लियर है बेटा? चलिए फटाफट से इसे नोट कीजिए, फिर अपन आगे मूव करेंगे, है ना। फिर अपन बेटा इसकी लेवुजियर क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक्स आना स्टार्ट हो गए, तो फिर एक और साइंटिस्ट आए डॉबर्नियर ट्राइड, जिन्होंने क्या किया कि जितने भी एलिमेंट्स इनके समय में डिस्कवर से उनको इन्होंने कोशिश की कि तीन तीन के ग्रुप में उनको रखा जाए, और बोला गया इनके द्वारा कि दो एलिमेंट्स के मास का अर्थमेटिक मीन मिडिल वाले एलिमेंट के मास के बराबर आएगा। मतलब थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरीके से। यदि मान के चलो कि इन्होंने क्या किया कि एक्स, वाई और जेड तीन एलिमेंट्स को एक ग्रुप के अंदर डाल दिया। डॉबर्नियर ट्राइड, ट्राइड का मतलब है कि तीन तीन के सेट बनाए इन्होंने। इन्होंने बोला कि पहले और तीसरे एलिमेंट के मास का अर्थमेटिक मीन दूसरे एलिमेंट के मास के बराबर आएगा, ऐसा इनके द्वारा बोला गया। मतलब ये बेटा कि अगर मास ऑफ वाई बात करें तो ये किसके आएगा, मास ऑफ एक्स प्लस मास ऑफ जेड बाई टू, अर्थमेटिक मीन के बराबर आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर बेटा बात करें तो लिथियम, बेरिलियम, सॉरी लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अगर लिथियम की बेटा बात करें तो एटॉमिक मास इसका होता है 7, सोडियम का होता है बेटा 23 एंड पोटेशियम का होता है बेटा 39। चेक कर लेते हैं एक बार। 39 प्लस 7/2 यानी कि ये कितना हो गया बेटा 46/2, मतलब कि 23। इन्होंने बोला कि पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन बीच वाले एटॉमिक मास के बराबर आएगा, और ये बात कहीं हद तक सही भी थी। लेकिन इसमें भी बेटा समय के साथ ड्रॉबैक्स आने लगे। इसमें
ये जो हर एलिमेंट के लिए संभव नहीं था, क्योंकि बहुत से ऐसे एलिमेंट्स थे जिनके जो एटॉमिक मास हैं काफी सेम सेम होते हैं। और दूसरी चीज ये बेटा, ये हर एक एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं थे। तो थोड़ा सा आप इसे नोट कीजिए, फिर अपन थोड़ा इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन लिखेंगे, है ना। चलिए बेटा, पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लेना। ही अरेंज्ड एलिमेंट्स in set of 3 on the basis of similar property। फिर इन्होंने बोला बेटा कि अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट मास will be merely equal to mass of second element। मतलब कि पहले और तीसरे एलिमेंट के मास का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो दूसरे एलिमेंट के मास के बराबर आएगा। एग्जांपल्स लिख लेते हैं। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। फटाफट से नोट कीजिए बेटा, फिर इसके ड्रॉबैक के बारे में भी अपन नोट डाउन करेंगे, है ना। चलो यही नोट कर लीजिएगा ड्रॉबैक। इसका ड्रॉबैक क्या था बेटा, ये हर एक एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं था। तो इसमें लिखेंगे इट वॉज रेस्ट्रिक्टेड फॉर फ्यू एलिमेंट्स। क्लियर है बेटा, नोट कीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी। अब अपन देखने वाले बेटा एक और साइंटिस्ट के बारे में, न्यूलैंड्स, जिन्होंने एक बड़ा ही अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताया कि हर एक आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट्स के समान होंगी। मतलब इन्होंने क्या किया कि एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के फॉर्म में लिखा और उन्होंने बोला कि हर प्रत्येक आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट्स के समान होंगी। लेकिन बेटा ये चीज कहीं हद तक सही थी। पहली बात तो इनके समय पे नोबल गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था, नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुए थे। और दूसरी चीज ये थी बेटा कि ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, हायर एलिमेंट्स के लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं था, है ना। चलिए नोट करते हैं। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ
ऑक्टेव। इन्होंने क्या किया था कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में लिखा और इन्होंने बताया कि प्रत्येक 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो पहले एलिमेंट के समान आने वाली है। जैसे बेटा बात करें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। इनके टाइम पे क्या था बेटा कि नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी और हायर एलिमेंट्स के लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं था ना। इन्होंने बताया कि यदि अपन लिथियम को पहला एलिमेंट मान रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि सोडियम की प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं लिथियम के समान देखने को मिलेंगी। इसी तरीके से अगर अपन कार्बन को पहला एलिमेंट माने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि सिलिकॉन की जो प्रॉपर्टी है वो कार्बन की प्रॉपर्टीज के सिमिलर देखने को मिलेगी। तो ऐसा इन साइंटिस्ट ने बोला, लेकिन ये चीज आगे जाके गलत साबित हुई क्योंकि कैल्शियम से आगे जितने भी हायर एलिमेंट्स थे उनमें प्रॉपर्टीज थोड़ा डिफर होने लगी और इसलिए ये जो लॉ था ज्यादा दिन तक नहीं चला ना। चलिए इसमें नोट कीजिए, फिर अपन आगे इसकी थ्योरी लिखते हैं ना। लिखिए इसमें बेटा, ही ऑब्जर्व that properties of every eighth element is similar to first element। ये किसके बेसिस पे ऐसा बोला गया बेटा? जैसे आपने अगर म्यूजिकल स्केल के नोट सुने हो, सारे गामा पद नीसा, जैसे मतलब कि फर्स्ट और एट्थ म्यूजिकल टोन जो है वो समान होता है। तो इस म्यूजिकल स्केल की बेसिस पे इन्होंने ये नियम दिया था कि पहले और 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर होने वाली हैं। लेकिन इसके भी ड्रॉबैक आ चुके थे बेटा, क्या कि ये सिर्फ और सिर्फ कहां तक एप्लीकेबल था? कैल्शियम तक ये एप्लीकेबल था। जैसे हायर एलिमेंट्स की तरफ मूव करते थे अपन, ये जो लॉ था फेल होना स्टार्ट कर देता था। और दूसरी चीज क्या थी बेटा कि इनके समय पे नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। आप देख पा रहे होंगे कि फ्लोरीन के बाद नियोन को आना चाहिए था, जो कि मैंने डायरेक्ट किसको लिखा है? सोडियम को लिखा है ना। चलिए नोट कीजिए, फिर अपन इसके ड्रॉबैक लिखते हैं। ड्रॉबैक क्या थे बेटा? ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। क्लियर है? ये कहां तक एप्लीकेबल था? सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक। नॉट एप्लीकेबल फॉर हायर एलिमेंट्स। क्लियर है बेटा? चलिए फटाफट से नोट कीजिए, फिर अपन अगले साइंटिस्ट की तरफ मूव करेंगे। लॉथर मेयर्स क्लासिफिकेशन है ना।
अब अपन देखेंगे बेटा लोथर मेयर क्लासिफिकेशन। लॉथर मेयर सर ने क्या किया बेटा कि एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानने की कोशिश की। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें बेटा, जैसे एटॉमिक वॉल्यूम, डेंसिटी, मास, और ये सब डेंसिटी वगैरह ये सब किस में आती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो लॉथर मेयर सर ने क्या किया कि एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानने की कोशिश की, और इन्होंने एक रिलेशन फाउंड किया। रिलेशन क्या था कि इन्होंने एक ग्राफ बनाया बेटा, जिस ग्राफ में वाई एक्सिस पे एटॉमिक वॉल्यूम को लिया था और एक्स एक्सिस पे किसको लिया था, एटॉमिक मास को लिया था। इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में एक कर्व बनाया, और उसमें कुछ ट्रेंड देखने को मिल रहा था, कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रहे थे। उन ऑब्जर्वेशंस को अपन यहां देखेंगे और नोट डाउन करेंगे। क्लियर है? देखिए इन्होंने क्या किया बेटा कि वाई एक्सिस पे क्या लिया था, एटॉमिक वॉल्यूम, और इधर क्या लिया था, एटॉमिक मास, यहां वॉल्यूम। ग्राफ बेटा कुछ इस तरीके से दिख रहा था। कुछ इस ग्राफ में ऑब्जर्वेशंस हैं जो उन्होंने नोटिस किए, उनको अपन को याद रखना है। इन्होंने बताया कि ग्राफ के टॉप मोस्ट पॉइंट पे, जिससे अपन क्या बोलते हैं, क्रस्ट भी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, क्रस्ट। यहां टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या देखने को मिल रहा था, अल्कली मेटल्स देखने को मिल रहे थे। अल्कली मेटल्स मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, है ना। फिर उन्होंने क्या देखा कि ग्राफ के लोअर मोस्ट पॉइंट पे, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ट्रफ वी बोलते हैं, यहां पर क्या देखने को मिल रहे थे, इसको ट्रांजिशन मेटल देखने को मिल रहे थे, है ना। ट्रांजिशन मेटल मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, है ना। अपन आगे देखने वाले हैं कि डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये किस तरीके के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। फिर इन्होंने एक और चीज ऑब्जर्व की बेटा कि ग्राफ की डिसेंडिंग वाला जो पोर्शन था, जो डिसेंडिंग, ये बेटा डिसेंडिंग होगा और ये क्या होगा, असेंडिंग। तो जो डिसेंडिंग वाला पोर्शन था, इस पे इन्होंने क्या देखा कि यहां पे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स देखने को मिल रहे थे। क्या मिल रहे थे, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, है ना। यहां अगर बात करें तो जो पिंक वाला है बेटा वो क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल देखने को मिल रहे थे। फिर इन्होंने ऑब्जर्व किया बेटा कि ग्राफ की इंक्रीजिंग वाले ऑर्डर पे यहां पर हेलोजन्स देखने को मिल रही थी। इंक्रीजिंग वाला मतलब बेटा ये वाला जो पॉइंट था, यहां पे क्या देखने को मिल रहा था, हेलोजन्स देखने को मिल रही थी, है ना। इस तरीके से इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी की और कुछ ऑब्जर्वेशन से उनको बताया। लेकिन बेटा इस क्लासिफिकेशन का भी एक ड्रॉबैक था कि हर एक एलिमेंट्स को इस तरीके से ग्राफ बना के स्टडी या कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये लॉथर मेयर क्लासिफिकेशन भी ज़्यादा दिन तक नहीं चला, और इसलिए इसको ज़्यादा स्टडी नहीं किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट्स को इस तरीके से ग्राफ बना करके स्टडी नहीं किया जा सकता है। पहले आप ये ग्राफ बनाइए बेटा, फिर मैं इसके बारे में जो ऑब्जर्वेशंस थे इनके वो नोट कराऊंगा। चलिए बेटा,
ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं थोड़ा, क्या क्या ऑब्जर्व किया था इन्होंने। सबसे पहला पॉइंट जो इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि एलिमेंट्स विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सेम प्लेस, सेम पोजीशन ऑन ग्राफ। सेकंड इन्होंने देखा बेटा कि जो अल्कली मेटल्स थे, अल्कली मेटल्स ऑक्यूपाइड हाईएस्ट पॉइंट जिसे अपन क्या बोलते हैं, क्रस्ट इन द ग्राफ। फिर इन्होंने क्या बताया था बेटा, थर्ड पॉइंट, कि ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल ऑक्यूपाइड लोएस्ट पॉइंट जिसे अपन बोलते हैं बेटा ट्रफ इन द ग्राफ। क्लियर है। फिर फोर्थ पॉइंट इनका क्या था बेटा कि डिसेंडिंग वाले पोर्शन पे कौन आ रहा था, अल्कलाइन अर्थ मेटल, और असेंडिंग वाले पे कौन ऑक्यूपाई किए थे बेटा, हेलोजेंस। लिख लेते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑक्यूपाई on descending portion of graph। फिफ्थ पॉइंट किसके लिए बेटा, हेलोजेंस के लिए। हेलोजेंस occupied on ascending portion of graph। ये बेटा इनके ऑब्जर्वेशन से आपको बस ये 4-5 पॉइंट याद रखने हैं। अगर क्वेश्चन बनेगा तो बेटा यहीं से बनेगा, बस आपको पूछ लिया जाएगा कि अकॉर्डिंग टू द लॉथर मेयर क्लासिफिकेशन द पोजीशन ऑफ अल्कली मेटल वॉज फाउंड। तो आपको याद रहना चाहिए क्रस्ट यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे, या फिर इस तरीके से उल्टा भी पूछ सकता है कि लोएस्ट पॉइंट पे किन एलिमेंट्स ने जगह मिली। तो आपका आंसर क्या आएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। क्लियर है। ये बेटा कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड बातें थी। अभी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर मेंडलीव क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। तो इस तरीके से अपन हिस्ट्री वाले पोर्शन को देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप इसके नोट्स को एक बार खुद से रिवाइज करना, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स छोड़ सकते हो। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।